गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल पॉल्यूशन। तो जिसमें हम सॉइल पॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे कि इसके क्या सोर्सेज होते हैं और किस तरीके से इसे कंट्रोल में किया जा सकता है और किस तरीके से यह एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसमें देखेंगे कि सॉइल पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द बिल्डअप इन सॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंट टॉक्सिक कंपाउंड्स, chemical, salt, radioactive materials or disease causing agent which have adverse effect on plant growth and animal health। तो सॉइल पॉल्यूशन की जब डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें हम यह देखेंगे कि सॉइल में ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड्स, केमिकल्स और साल्ट और रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, इन सब का जब बहुत ज़्यादा मात्रा में एडिशन हो जाता है तो इसके कारण क्या होता है, जो प्लांट की ग्रोथ है वो अफेक्ट होती है और एनिमल हेल्थ पर गलत इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो इस कंडीशन को हम सॉइल पॉल्यूशन कहेंगे कि जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो बिल्कुल डिग्रेड हो जाती है। सॉइल इज़ द थिन लेयर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स दैट कवर द अर्थ रॉकी सरफेस। तो जो सॉइल होती है वो एक पतली लेयर होती है जो कि अर्थ की जो रॉकी सरफेस है उसको कवर करती है। तो इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये सब मटेरियल इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। द ऑर्गेनिक पोर्शन विच इज डेराइव्ड फ्रॉम द डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द डार्क अपर मोस्ट ऑफ सॉइल। अब जो सॉइल का ऊपर वाला रीजन होता है वो डार्क कलर का होता है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ रहता है, जो कि प्लांट और एनिमल्स के जो डिके पार्ट्स होते हैं या उनका जो डिके मटेरियल होता है उससे यह बना हुआ है। अब जो इनऑर्गेनिक वाला होता है वो रॉक फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर के नीचे पाए जाते हैं। द इनऑर्गेनिक पोर्शन मेड अप ऑफ रॉक फ्रैगमेंट्स was formed over thousands of years by physical and chemical weathering of bedrock। तो जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है वो बिल्कुल जो रॉक्स होती हैं वो होती हैं जो कि जिनमें धीरे धीरे फिज़िकल और केमिकल वेदरिंग की प्रोसेस होती रहती है और सॉइल का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्टिव सॉइल आर नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर टू सप्लाई द वर्ल्ड विद सफिशिएंट फूड। अब जो प्रोडक्टिव सॉइल्स होती है वो सफिशिएंट फूड के लिए ज़रूरी होती है। मतलब जो प्रोडक्टिव सॉइल है उसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर की जाती है और इस एग्रीकल्चर के थ्रू पूरे वर्ल्ड में फूड की सप्लाई होती है या फूड प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्टिव सॉइल की ज़रूरत होती है। देयर आर मैनी डिफरेंट वेज दैट सॉइल कैन बिकम पॉल्यूटेड सच एज सीपेज फ्रॉम ए लैंडफिल, discharge of industrial waste into the soil, percolation of contaminated water into the soil, rupture of underground storage tanks, excess application of pesticides, herbicides or fertilizer, solid waste seepage। तो अब यहाँ पर है जो सॉइल को पॉल्यूटेड करने के कई सारे वेज दिए हुए हैं कि क्या क्या रीज़न है जिनके कारण सॉइल है जो वो पॉल्यूटेड होती है। तो ये सारे इसके रीज़न हैं। इसके अलावा दिया हुआ है यहाँ द मोस्ट कॉमन केमिकल इन्वॉल्व इन कॉजिंग सॉइल पॉल्यूशन आर पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन्स, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड, सॉल्वेंट। तो ये सारे रीज़न हैं जो कि सॉइल को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। टाइप ऑफ सॉइल, जैसे एग्रीकल्चर सॉइल पॉल्यूशन। अब सॉइल पॉल्यूशन के भी टाइप देखते हैं। तो पहला है एग्रीकल्चर सॉइल पॉल्यूशन। अब एग्रीकल्चर सॉइल पॉल्यूशन में भी दो टाइप का दिया हुआ है यहाँ पर। एक तो पॉल्यूशन ऑफ सरफेस सॉइल की जो ऊपरी सरफेस पर जो सॉइल मिल रही है उसका पॉल्यूशन हो, और दूसरा पॉल्यूशन ऑफ अंडरग्राउंड सॉइल की जो अंडरग्राउंड रीजन है उसमें जो सॉइल मिल रही है उसका पॉल्यूशन। इसी तरीके से दूसरा दिया है सॉइल पॉल्यूशन बाय इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट एंड सॉलिड वेस्ट कि जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट और सॉलिड वेस्ट रिलीज़ किए जाते हैं उसके थ्रू पॉल्यूशन का होना। तो इसमें पॉल्यूशन वही जो सरफेस सॉइल है उसका पॉल्यूशन और दूसरा सॉइल प्रोफाइल को डिस्टर्ब कर देता है ये। फिर तीसरा दिया हुआ है इसमें पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बन एक्टिविटीज़। तो पॉल्यूशन ऑफ सरफेस सॉइल और पॉल्यूशन ऑफ अंडरग्राउंड सॉइल। तो जितने पॉल्यूशन है सरफेस को भी इफेक्ट करेंगे, साथ में अंडरग्राउंड सॉइल को भी अफेक्ट करते हैं। कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैन मेड केमिकल्स और अदर अल्टरेशन इन द नेचुरल सॉइल एनवायरनमेंट। दिस टाइप ऑफ कंटेमिनेशन typically arises from the rupture of underground storage links
application of pesticides, percolation of contaminated surface water to subsurface strata, oil and field fuel dumping, leaching of waste from landfills or direct discharge of industrial waste to the soil. The most common chemical involved are petroleum, hydrocarbons, solvent, pesticides, lead, and other heavy metals. The occurrence of this phenomenon is correlated with the degree of industrialization and intensities of chemical usage. तो जो सॉइल पोल्यूशन के कारण है, तो जितने भी सॉइल पोल्यूशन कारण है वो सारे मैन मेड केमिकल्स और उनके अल्टरनेशन हैं जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं। तो मेन रीज़न इसमें मैन मेड केमिकल्स ही हैं जो कि पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे कि अंडरग्राउंड स्टोरेज है उसमें उसको भी ये ख़राब कर देते हैं। पेस्टिसाइड यूज़ में लिए जाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसके अलावा जो ऑयल्स होते हैं और फ्यूल डंपिंग हो गया, लीचिंग ऑफ वेस्ट। तो ये सारे जो रीज़न हैं इसके कारण सॉइल पॉल्यूटेड होती है और सारे रीज़न मैन मेड होते हैं। ए सॉइल पॉल्यूटेंट इज एनी फैक्टर विच deteriorates द क्वालिटी, टेक्सचर एंड मिनरल कंटेंट ऑफ द सॉइल or which disturb the biological balance of the organism in the soil. Soil pollutant is any factor which deteriorates the quality. तो soil pollutant कैसा हो सकता है? कोई भी फैक्टर है जो कि उस सॉइल की क्वालिटी को ख़राब कर रहा है, डेट्रियोट कर रहा है, उसकी टेक्सचर को ख़राब कर दे, उसका जो मिनरल कंटेंट प्रेजेंट है उसको डेट्रियोट कर दे और उसके अलावा उसमें जो बायोलॉजिकल बैलेंस है, जो उसमें ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है सॉइल में, उनको इफ़ेक्ट करे, तो ये सॉइल पॉल्यूटेंट होता है। पॉल्यूशन इन सॉइल हैज़ एडवर्स इफ़ेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ, और इसी तरीके से जो पॉल्यूशन होता है प्लांट ग्रोथ पर भी एडवर्स इफ़ेक्ट डालता है। Pollution in soil is associated with indiscriminate use of fertilizers, indiscriminate use of pesticide, insecticide and herbicides, dumping of large quantities of solid waste, deforestation and soil erosion. अब है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। इनडिस्क्रिमिनेट से मतलब हो गया कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ में लिया जा रहा है और किसी इसे एक ही टाइप का फर्टिलाइज़र अगर यूज़ में लिए जा रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी सॉइल में इंक्रीज़ हो जाती है। सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ऑब्टेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड वाटर, but other necessary nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur and more must be obtained from the soil. Farmers generally use fertilizer to correct soil deficiencies. Fertilizers contaminate the soil with impurities which come from the raw material used for their manufacture. Mixed fertilizer often contain ammonium nitrate, phosphorus and potassium as K2O for intense arsenic, lead, cadmium present in trace in rock phosphate mineral get transferred to superphosphate fertilizer. Since the metal are not degradable, their accumulation in the soil above their toxic level due to excessive use of phosphate fertilizer become an indestructible poison for crop. The overuse of NPK fertilizer reduce quantity of vegetable and crop grown on soil over the years. It also reduce the protein content of wheat, maize, grams, etc. grown on that soil. The carbohydrate quality of such crop also get degraded. Excessive potassium content in soil decreases vitamin C and carotene content in vegetable and fruit. The vegetable and fruit grown on over fertilized soil are more prone to attack by insect and disease. तो इसमें ये दिया हुआ है जब जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको जैसे कोई डेफिशिएंसी है सॉइल में, एग्रीकल्चर के टाइम पर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको दूर करने के यूज़ में लिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि इनका कंटिन्यू यूज़ के कारण तो इनमें इनकी जो क्वांटिटी होती है वो सॉइल में इंक्रीज़ होती चली जाएगी और उसके साथ इनमें जो कुछ है ट्रेस एलिमेंट जैसे कि लेड, कैडमियम
ये भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या होता है, टॉक्सिक लेवल तक इंक्रीज हो जाते हैं और इसके कारण जो क्रॉप्स होती हैं उनके ऊपर इंडस्ट्रक्टेबल इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसके कारण साथ में जैसे एनपीके है उसका कंटिन्यू यूज़ किया जाता है, तो उसके कारण जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो भी डिक्रीज़ होता चला जाता है और फूड क्वालिटी डिक्रीज़ होती है। इसी तरीके से सेकंड है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड हर्बिसाइड। तो प्लांट ऑन विच वी डिपेंड फॉर फूड आर अंडर attack from insect, fungi, bacteria, viruses, rodents, and other animals, and must compete with weeds for nutrients. To kill unwanted population living in or on their crop, farmer use pesticide. The first widespread insecticide used to begin at the end of World War II and included DDT and Gamaxane. Insects soon become resistant to DDT, and as the chemical did not decompose readily, it persisted in the environment. Since it was soluble in fat rather than water, it biomagnified up the food chain and disrupted calcium metabolism in birds, causing eggshells to be thin and fragile. As a result, large birds of prey such as the brown pelican, ospreys, falcons, eagles become endangered. DDT has been now been banned in most Western countries. Ironically, many of them, including USA, still produce DDT for export to other developing nations whose need outweigh the problem caused by it. The other important pesticides are DDT, BSC, chlorinated hydrocarbons, organophosphates, aldrin, malathion, dieldrin, furadin, etc. The remnants of such pesticides used as on paste maybe get absorbed by the soil particle, which then contaminated root crop grown in that soil. The consumption of such crop causes the pesticide remnant to enter human biological system, affecting them adversely. In an infamous herbicide used a defoliant in the Vietnam War called Agent Orange Dioxin was eventually banned. Soldier cancer cases, skin condition and infertility have been linked to एक्सपोजर टू द एजेंट ऑरेंज। तो इसमें ये दिया हुआ है कि जैसे कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड्स यूज़ में लिए जाते हैं, तो जब जैसे किसी क्रॉप में कोई डिजीज़ का अटैक हुआ, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो या फंगिसाइड किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो, तो ये जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है यूज़ में लिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हार्मफुल जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो तो ख़त्म होते ही हैं और उसके साथ में जो यूज़फुल होता है वो भी वहाँ से उनका भी डिग्रेडेशन हो जाता है, उनके ऊपर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट कॉज करेगा। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये सॉइल द्वारा भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं और वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है उसको डिग्रेड पहुँचाएंगे और इसके अलावा ये ह्यूमन हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पहुँचाता है, जैसे कि डीडीटी का इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। तो डीडीटी जो कि आज के टाइम में बैंड किया जा चुका है, तो डीडीटी है जब इसका यूज़ किया जाने लगा वर्ल्ड वार सेकंड के बाद से, तो इसने पहले तो अच्छे इफेक्ट दिखाए लेकिन फिर बाद में ये देखा गया कि ये सॉइल में एक्यूमुलेट हो रहा है, सॉइल के बाद ये पानी में इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर ये डाला गया था या ये जैसे छोटे इंसेक्ट है वो तो इससे मर गए, लेकिन जैसे बर्ड्स ने उनको खाया तो ये बर्ड्स में एक्यूमुलेट हुआ। इस तरीके से जो इसका बायो मैग्निफिकेशन देखा गया, क्योंकि वाटर से ज़्यादा सॉल्युबल फैट्स में होता है, तो इसने बहुत ज़्यादा बायो मैग्निफिकेशन शो किया कि जो हायर ट्रॉफिक लेवल है उसमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई, तो इस कारण से इसको बैंड कर दिया गया। Pesticides not only bring toxic effect on human and animal but also decrease the fertility of soil. Some of the pesticides are quite stable and their biodegradation may take weeks and even months. Pesticide problems such as resistance, resurgence, and health effects have caused scientists to seek alternatives, pheromones and hormones to attract or repel insects, and using natural enemies or sterilization by
रेडिएशन हैव बीन सजेस्टेड। तो इसमें ये दिखाया गया है कि पेस्टिसाइड केवल एनिमल्स और ह्यूमन हेल्थ पर ही टॉक्सिक इफेक्ट शोज नहीं करते, इसके अलावा जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसको डिग्रेड कर देते हैं, जिसके कारण जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाता है। डंपिंग ऑफ सॉइल वेस्ट तीसरा कारण है जिसके कारण सॉइल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस डंपिंग से मतलब है जो भी घर से निकलने वाला कचरा होता है, इसके अलावा जितना भी वेस्ट जो निकाला जा रहा है वो सारा किसी एक लैंडफिल में फिल कर दिया जाता है किसी साइट पर। तो अब यहाँ पर धीरे धीरे जो वहाँ की सॉइल होती है वो बिल्कुल अनयूजेबल रह जाती है और बिल्कुल डिग्रेड होती चली जाती है। इन जनरल सॉलिड वेस्ट इंक्लूड गार्बेज, डोमेस्टिक रिफ्यूज एंड डिस्कार्ड सॉलिड मटेरियल्स सच एज दोज फ्रॉम कमर्शियल, industrial and agricultural operations. They contain increasing amount of paper, cardboards, plastic, glass, old construction material, packaging material and toxic or otherwise hazardous substances. Since a significant amount of urban soil waste tend to be paper and food waste, the majority is recyclable or biodegradable in landfills. Similarly, most agriculture waste is recycled and माइनिंग वेस्ट इज़ लेफ्ट ऑन साइट। तो इसमें ये दिखाया गया है कि जो भी गार्बेज निकल रहा है जो कि बहुत सारी जगह से निकल रहा है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, तो ये सब क्या किया जाता है किसी एक साइड पे ले जा कर के वहाँ पे डाल दिया जाता है। अब वो धीरे धीरे वो जगह होती है जो बिल्कुल ख़राब होती चली जाएगी। Similarly, most agriculture waste is recycled and mining waste is left on site. The portion of solid waste that is hazardous, such as oil, battery metal, heavy metal from smelting industries, and organic solvent, are the ones we have to pay particular attention to. These can be, in the long run, get deposited to the soil of the surrounding area and pollute them by alternating their chemical and biological properties. They also contaminate drinking water, aqua sources. More than 90% of hazardous waste is polluted by chemical, petroleum, and metal related industries and small businesses and such as dry cleaners and gas station contribute एज वेल। तो इस तरीके से में दिखाया गया है कि जितना भी जो ये मटेरियल होता है, जो भी गार्बेज निकल रहा है, उसके कारण वहाँ का लोकल एनवायरनमेंट भी पॉल्यूटेड हो रहा है। इसके साथ साथ सॉइल की बिल्कुल जो नेचर है वो ख़राब हो जाती है। जो इसके अलावा जो वहाँ का जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी अफेक्ट होता है और इस तरीके से और जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर और प्लांट्स के ऊपर भी हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ता है। अब नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन की धीरे धीरे जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, प्लांट्स कट किए जाते हैं, बड़े जो ट्रीज़ होते हैं, तो उसके कारण जो सॉइल होती है ऊपर की जो फर्टाइल सॉइल होती है, तो वो क्या होती है या तो वो एयर के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है या फिर जैसे कि फ्लड, ये कंडीशन यहाँ पर देखी जाती है। तो उसके कारण जो फर्टाइल सॉइल होती है वो वहाँ से रिमूव हो जाती है। सॉइल इरोजन अकर व्हेन द वेदर्ड सॉइल पार्टिकल्स आर डिसलॉज्ड एंड कैरिड अवे बाय विंड और वाटर। तो विंड और वाटर के थ्रू ये जो सॉइल को यहाँ डैमेज होता है। डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, प्रिसिपिटेशन इंक्लूडिंग एसिड रेन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज कॉन्ट्रीब्यूट दिस इरोजन। Humans speed up this process by construction, mining, cutting of timber, overcropping and overgrazing। तो ये सारे रीज़न दिए हुए हैं जिसके कारण यहाँ पर सॉइल पॉल्यूशन होता है और it result in flood and causes soil erosion. Forest and grassland are an excellent binding material that keep the soil intact and healthy। तो जो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड होती है तो इसमें क्या होता है,
पूरा इनका एक इकोसिस्टम होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और बड़े ऑर्गेनिज्म भी इसमें होते हैं। तो ये क्या होता है कि इस तरीके से जो सॉइल एक साइकिल चलता रहेगा जिसके कारण सॉइल की क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिलती है। लेकिन जैसे ही ये जो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड ख़त्म किए जा रहे हैं, इनको कट किया जा रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि अब जो सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि वो रूट उसे बाइंड करके रखती है। तो अब ये वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है और इसके कारण जो सॉइल क्वालिटी है बिल्कुल डिग्रेड होती जा रही है। दे सपोर्ट मैनी हैबिट्स एंड इकोसिस्टम विच प्रोवाइड इन्यूमरेबल फीडिंग पाथवे और फूड चेन टू ऑल स्पीसीज। Their loss would threaten food chain and the survival of many species. During the past few years, quite a lot of vast Greenland has been converted into desert. The precious rainforest habits of South America, tropical Asia, and Africa are coming under pressure of population growth and development. Many scientists believe that a wealth of medicinal substance, including a cure for cancer and AIDS, lie in this forest. Deforestation is slowly destroying the most productive flora and fauna areas in the world, which also form vast tract of a very valuable sink of CO2. पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, तो जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन की प्रोसेस हो रही है तो उसके कारण पॉल्यूशन की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। पॉल्यूशन ऑफ सरफेस सॉइल, तो अब सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सरफेस सॉइल का पॉल्यूशन और उसके बाद पॉल्यूशन ऑफ अंडरग्राउंड सॉइल। तो ये टॉपिक यहाँ तक आज हमने देखा कि कौन कौन से रीज़न थे पॉल्यूशन के। अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।